नहीं, मेरे में ब्यूरोक्रेट ज़रा कमी था क्योंकि मैं 6 साल तक टीचर रहा। टीचर के बाद में 2.5 साल तक मैं हेडमास्टर भी रहा। कि बाकी टीचर को गवर्नमेंट को 264 रुपये तो 50 पैसे मिलते हैं, हम आपको एडिशनल 5 रुपये देंगे। वो 5 रुपये एडिशनल देने की वजह से मैं उनके गांव में प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन हो गया कि मैं एमपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करूं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगा। इस तरीके से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, एमपीएससी की प्रिपरेशन किया और एमपीएससी में पहले ही अटेम्प्ट में मैं कामयाब हो गया। तो हमने वो 3 करोड़ वहाँ पे जमा किया, लड़कियों को एनरोल किया, उनके पेरेंट्स के नाम पर हर महीने को 50 रुपये भेजने का जो वादा किया था वो पूरा किया। जब तक कि हम काउंसिल में नहीं जाते, टीचर की आवाज़ वहाँ पे बन के सामने गवर्नमेंट के सामने पूरे तथ्य जब तक कि हम नहीं रखते हैं ना, तब तक कि ये बात जो गलत हो रही है डिपार्टमेंट में, ये हम दुरुस्त नहीं कर सकते। वो परिवर्तन के लिए मैं यहाँ पे उतर गया। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर सज्जाद मापारी हाजिर हूँ समाचार यात्रा के यूट्यूब मंच पर लेकर अपने उसी सीरीज़ का अगला संस्करण, जिसका नाम है सज्जाद के सितारे। तो आइए आज हम इस सज्जाद के सितारे के इस संस्करण में आपको एक सितारे से मिलाते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी के पूरे 50 वर्ष सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए दिए हैं। तो आइए आपका तारुफ कराते हैं हम JM अभ्यंकर साहब से। सर, बहुत बहुत आपका यहाँ पर मंच पर हमारे इस्तकबाल है और स्वागत है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। सर, हम बातचीत की फॉर्मल शुरुआत करने से पहले हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, इस वक्त में आप प्रत्याशी है मुंबई के शिक्षक मतदार संघ के और शिक्षक सेना की तरफ से आप इस इलेक्शन को फाइट करने वाले हैं। तो हम वहीं से बात को शुरू करते हैं कि जो आज आप लोगों के बीच मिल रहे हैं, आप टीचर्स के बीच जा रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि पहले तो आप एक ब्यूरोक्रेट की तरह, एक नौकरशाह की तरह लोगों से मिलते थे, आज आप एक प्रत्याशी के तौर पर मिलते, तो आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, मेरे में ब्यूरोक्रेट ज़रा कमी था क्योंकि मैं 6 साल तक टीचर रहा। टीचर के बाद में 2.5 साल तक मैं हेडमास्टर भी रहा। इसके वजह से वो टीचर मेरे जिस्म में था और मैं उसको कभी भुला नहीं पाया। इसके लिए ब्यूरोक्रेटिक नेचर ऐसा मैंने कभी रखा नहीं। और हर वक्त ब्यूरोक्रेसी का काम करते समय कोई प्रशासकीय निर्णय यदि लेने की बात होती है तो वो टीचर के भले की ही बात हो, ऐसी सोच हमेशा रही। सर, हम थोड़ा और पीछे जाना चाहते हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं मंच पर, लोगों के सामने कुछ बातें बताते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अपनी जीवन के बारे में, आपका जो शुरुआती दौर की ज़िंदगी रही है वो कहाँ रही है, आपका एजुकेशन कहाँ हुआ, ये भी हम हमारे दोस्तों तक पहुँचाना चाहते हैं। मेरा स्कूल एजुकेशन जो है वो एक जिला परिषद के गांव के स्कूल में हुआ, जहाँ पे बहुत ही ऐसी एजुकेशन के लिए कोई फैसिलिटी ना हो, ऐसे जगह पे मेरा जिला परिषद के स्कूल में एजुकेशन हुआ 8वीं तक। उसके बाद में 9वीं 10वीं मेरे गांव से 5 किलोमीटर पर, जहाँ पे चलकर जाना पड़ता था, ऐसे गांव को मैं सेकेंडरी स्कूल 9वीं और 10वीं ये मैंने वहाँ पे जाकर किया है। 10वीं में जिस तरीके से हमारे गांव से बच्चे जाते थे, रास्ते पर ऐसे कई बातें थी कि वो स्कूल में जाने के बजाय रास्ते पर फिर वो बेर है, फिर चना है, ये तमाम बातों का इतना बड़ा आकर्षण रहता था कि वो स्कूल के वक्त तक हम ऐसा ही रास्ते पर ही गुजारते थे। और शाम को ऐसा हमारे पेरेंट्स को बताते थे कि भाई थक कर आए हैं। पेरेंट्स को भी लगता था कि बच्चा दिन भर स्कूल में रहा, 5 किलोमीटर चलकर 10 किलोमीटर चलकर आया है। हमारी हिफाजत भी की जाती थी, लेकिन दिन भर स्कूल में जाना ये बहुत ही नामुमकिन बात थी हमारे लिए। 75% भी अटेंडेंस नहीं हो, ऐसे हालत में हमने वो सेकेंडरी स्कूल किया है। तो मतलब आप स्कूल बंक करके मजाक किया करते थे? मजाक बोले तो वो माहौल ही वैसा था। हमारे गांव से वो 5 किलोमीटर के दूरी पर होने वाले स्कूल में जाने वाले हम 17 बच्चे थे, उसमें 2 लड़कियां भी थी। हम जाते थे रास्ते से और इस सब बच्चों का जो माहौल होगा वही मैं अडॉप्ट करता था। नई बात खुद की तो कुछ होती नहीं थी। इसके लिए हम
17 में से खाली कैसे तो भी हम 2 लड़के पास हो गए 10वीं में, बाकी सब फेल हो गए। और वो उसके बाद में फिर मेरा कॉलेज का जो एजुकेशन है वो हमारे नज़दीक उस वक्त ज़माने में कोई कॉलेज नहीं था। कॉलेज एक तो अमरावती में था, नहीं तो फिर थोड़ा दूर जाकर औरंगाबाद में था। लेकिन औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज ऐसा था कि जहाँ पे हमें हर महीने को डे स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप मिलती थी। या तो हॉस्टल में यदि रहना है तो हॉस्टल में कोई आपको पैसे देने का सवाल नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से वो सारी सुविधाएं मिलती थी। तो मैं 1 साल हॉस्टल में और बाकी के 3 साल जो है वो 3 साल में बाहर रहा। गवर्नमेंट की तरफ से हमको 30 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती थी। वो 30 रुपये में हमारा अच्छी तरीके से गुजारा होता था। इस तरीके से कॉलेज एजुकेशन मैंने पूरा किया। अच्छा, फिर शिक्षक बनने की जो आपकी प्रक्रिया थी और मुख्याध्यापक, वो कैसे हुई? मैंने उसके बाद में एमए के लिए एडमिशन लिया। एमए इंग्लिश के लिए मैं एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में मुझे दाखिला भी मिला था और साइमल्टेनियसली मैंने सोचा था कि एलएलबी भी करना चाहिए। दोनों भी कोर्सेज एट ए टाइम करने का मैंने तय किया था। महीना भर मैंने ऐसा वो एमए के क्लासेस और लॉ के क्लासेस भी साइमल्टेनियसली मैं ऐसा अटेंड करने का मैंने शुरुआत किया था। लेकिन बीच में ऐसा मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स पर बहुत बड़ा बर्डन आ रहा है। उनको 10 रुपये भी मुझे महीने को भेजना पॉसिबल नहीं था। जो 30 रुपये की स्कॉलरशिप मैं ग्रेजुएशन के वक्त मुझे मिलती थी, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त वो 30 रुपये महीने के न मिलने की वजह से वो खर्चा मैं कैसा करूँ, ऐसा बड़ा प्रॉब्लम था। इसके लिए फिर मैंने सोचा कि अभी अपन नौकरी करना ज़रूरी है। और उस वक्त ग्रेजुएशन के बाद में आपके सामने 2-2, 3-3 नौकरियां रहती थी। गवर्नमेंट में आपको जाना है तो सीनियर क्लर्क डायरेक्टली आपको अपॉइंट किया जाता था। और उसके बाद में यदि टीचर बनना है तो सेकेंडरी स्कूल में ग्रेजुएशन के भरोसे पे आपको 2-2, 3-3 स्कूल के ऑफ़र रहते थे। मैं ऐसे एक जिला परिषद के स्कूल के लिए एजुकेशन ऑफिसर को उस वक्त के ज़माने में मेहरून निसा नाम की एक हमारी एजुकेशन ऑफिसर थी, उनके पास मैं गया। उन्होंने मुझे बताया कि तुमको बच्चा टीचर बनना हो, कोई बात नहीं, ये देखो इतने जगह पे वैकेंसी है, कौन से स्कूल में जाना है ज़रा बता दीजिए, मैं आपको वहाँ का ऑर्डर निकाल देती हूँ। उन्होंने एक ऑर्डर इस गांव मैंने बता दिया, वो कन्नड़ तालुके का गांव था चिकलठान नाम का, उसका उन्होंने ऑर्डर निकाल के दिया। मैं घर को गया, रात को मेरे पास एक प्राइवेट स्कूल के एक सेक्रेटरी आ गए। वो बोले हमको पता चला है कि आप ये गाँव के हो और आप बीए इंग्लिश लिटरेचर में हो, इसके लिए आप इंग्लिश के टीचर बोल के हमारे गांव में चलिए, आपको हम इंसेंटिव ये देते हैं कि बाकी टीचर को गवर्नमेंट को 264 रुपये तो 50 पैसे मिलते हैं, हम आपको एडिशनल 5 रुपये देंगे। वो 5 रुपये एडिशनल देने की वजह से मैं उनके गांव में प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन हो गया और 6 साल तक उस गांव में मैं रहा। फिर मुख्याध्यापक बनना कैसा? मुख्याध्यापक मैं पहले नहीं बना, तो वो स्कूल में ही रहते वक्त मुझे बहुत एम्बिशंस थे। मैं उस स्कूल में बहुत काम करता था। सवेरे 4 बजे उठकर बच्चों के साथ में मैं 4-5 किलोमीटर की दौड़ उनके साथ में मारता था। उनके साथ में फिर ग्राउंड पर आकर उनके साथ में वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, ऐसे बहुत सारे खेल मैं उनके साथ में खेलता था। 8 बजे तक ऐसा पूरा शरीर को फिट रखने के लिए बच्चों को भी उस बहाने से कुछ व्यायाम मिलता था। ऐसा करने के बाद में 10 बजे स्कूल में जाता था। दिन भर पढ़ने के बाद में फिर मैंने हेडमास्टर को बताया कि अपने पास 10वीं का रिज़ल्ट जो है वो बहुत कम है, बच्चे पढ़ते नहीं है, घर में उनके पास सुविधाएं नहीं है, आप मुझे पेट्रोमैक्स दोगे, 2 पेट्रोमैक्स यदि देते हैं तो इन बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो 30-32 ही थे, इन बच्चों को मैं एक क्लासरूम में बिठाऊंगा, 2 आप पेट्रोमैक्स मुझे दे दो, क्योंकि वो बिजली तो थी नहीं होगा। तो पेट्रोमैक्स उन्होंने अवेलेबल करके दिया। मैं बच्चों को लेकर बैठता था, तो मैं क्या करूं, बच्चे यदि पढ़ते हैं मेरे सामने, 3 घंटे का वो सेशन चलता था 7 से रात को 10 बजे तक। तो वो पीरियड में मैंने फिर सोचा कि मैं एमपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करूं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगा। इस तरीके से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, एमपीएससी की प्रिपरेशन किया और एमपीएससी में पहले ही अटेम्प्ट में मैं कामयाब हो गया। और उसके बाद में 2 साल तक मुझे प्रोबेशन पीरियड में हेडमास्टर की गवर्नमेंट के स्कूल में हेडमास्टर बोल के रहना पड़ता है, तो मैं वहाँ पे हेडमास्टर बोल के रहा। और उसके बाद में फिर मैं एजुकेशन ऑफिसर बोल के नासिक में रहा, उसके बाद में वर्धा में रहा, नागपुर में भी एजुकेशन ऑफिसर था। ऐसे 3 जगह पे एजुकेशन ऑफिसर के पोस्ट पर रहने के बाद में वहीं पे मुझे प्रमोशन मिला
और मैं डिप्टी डायरेक्टर नागपुर बना। और फिर नागपुर के बाद में वहाँ पे मैं 3 साल रहा। सलीम जकेरिया उस वक्त मिनिस्टर थे, वो नागपुर में एक प्रोग्राम के लिए आए थे। लोगों ने उनको कुछ बताया कि भाई ये बहुत अच्छा काम करते हैं वगैरह, ऐसा कुछ मालूमात मिलने के बाद में उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बता दिया कि भाई उनको पूछ लो वो बम्बई में आना चाहते हैं क्या। तो बम्बई में आना चाहते हैं तो उनका वेलकम है। वो हम भी चाहते हैं कि उन्होंने हमारे पास बम्बई में आना चाहिए, बहुत प्रॉब्लमेटिक बम्बई है, तो यहाँ पे उनसे उनके वजह से हमारे कुछ प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो सकेंगे। ऐसा बोलने के बाद में मैंने फ़ौरन कंसेंट दे दिया। मैं बोला ठीक है मैं आऊँगा। उन्होंने ऑर्डर्स निकाल डाले, लेकिन यहाँ के उस वक्त के डिप्टी डायरेक्टर ने वो बात नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने उसके लिए स्टे ले लिया और फिर मुझे 6 महीने तक वहीं पे रुकना पड़ा। बाद में गवर्नमेंट ने और वो स्टे वैकेट किया और मुझे दूसरी बार ऑर्डर निकाल के फिर बम्बई में वो ले आए। मैं भी ज्वाइन हो गया और उसके बाद में मैं बम्बई में 15 साल तक रहा। फिर अलग अलग पोजीशन पे रहा। पहले मैं डिप्टी डायरेक्टर था, उसके बाद में फिर बीएमसी में एजुकेशन ऑफिसर हुआ। उसके बाद में मंत्रालय में मैं डिप्टी सेक्रेटरी बोल के ज्वाइन हुआ, वहाँ पे करीबन 4 साल रहा। उसके बाद में बोर्ड में चेयरमैन बोल के गया। ये इस तमाम बातें हुई और बाद में आखिरी के दौर में मुझे सर्व शिक्षा अभियान का राज्य का प्रमुख बनाया गया था। वो बहुत अच्छा पीरियड रहा। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी की गई कि जो मुझे बहुत आनंद मिला कि गरीब बच्चों के लिए बहुत सारे डेवलपमेंटल स्कीम्स वो सर्व शिक्षा अभियान में जो थी, उसके मदद से जो विकलांग बच्चे रहते हैं, जिसको अपन CSWN बोलते हैं, जिनको बहुत बड़ी नीड लगती है आपकी मदद की, ऐसे वो बच्चों के लिए भी हम कुछ काम कर पाए। और उसके बाद में मैं रिटायर। एक किस्सा मैं आपको बता दूं, अभ्यंकर साहब के वक्त का, जब डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे, वो धारावी के लड़कियों के लिए जो आपने काम किया और फिर उन लड़कियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, शिक्षा की धारा में लाने के लिए आपने जो काम किया, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि हमने ऐसी मालूमात मिली थी हमको कि यहाँ पे धारावी के लड़कियाँ बहुत सारी वो आउट ऑफ स्कूल है, वो स्कूल में नहीं जाती। फिर मैंने सोचा कि ये बात सही है या नहीं है, ज़रा देखना चाहिए। इसके लिए हमारे पास इस वक्त करीबन 125 अधिकारी थे। उनको हमने एक काम दे दिया, एक छोटा सा ऐसा एक क्वेश्चनर बनाया और उसके आधार पर घर घर में जाकर धारावी के पूरा सर्वे कर दिया। वो सर्वे में हमारे ख्याल में ऐसा है कि करीबन 6000 लड़कियां ऐसी है कि जो स्कूल गोइंग एज की है, लेकिन वो स्कूल में नहीं जाती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको स्कूल में नहीं भेजते। उसके बजाय उस लड़कियों को चमड़े का काम करने के लिए, कुछ जरी का काम करने के लिए, या तो फिर लिज्जत के पापड़ के लिए वो करते हैं। और 15-20 रुपये वो लड़कियां रोज़ की कमाती है और वो फैमिली के उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। इसके वजह से वो स्कूल में भेजना नहीं चाहते। तो हमने पेरेंट्स की मीटिंग ली, पहले सर्वे किया, बाद में पेरेंट्स की मीटिंग लिया और पेरेंट्स को बताया कि भाई आप इन लड़कियों को वैसा तो नहीं भेजेंगे। हमने बोलने के बाद में यदि आपको हम थोड़ी सी मदद दें, हर महीने को आपके खाते में 50 रुपये यदि हम जमा करते हैं, तो क्या अपने लड़की को स्कूल के लिए आप स्पेयर करोगे? तो उन्होंने वो बात मान्य कर दिया। बहुत सारे लोगों ने मान्य किया, हाँ बोल दिया। तो फिर हमने पैसे जुटाने के लिए सारे हेडमास्टर्स की बम्बई के हमने मीटिंग लिया, उनसे उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उनको बताया कि ऐसा एक प्रॉब्लम है। ये बड़ा लांछन है कि हमारे पास हम इतने सारे विद्या विभूषित लोग, पढ़े हुए लोग हैं, और हमारे माहौल में 6000 लड़कियाँ ऐसी है कि उम्र उनकी स्कूल में जाने की है, लेकिन वो जा नहीं पाते क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है। क्या हम इनको कोई मदद कर सकते हैं? आप कुछ मदद करेंगे तो ये बात बन सकती है। उन सब लोगों ने हाँ बोल दिया, आइडिया उनको बहुत अच्छी लगी। और फिर हमने सोचा कि कितना पैसा जमा करने का। तो हमारा टारगेट था कि 3 करोड़ जमा अपन करते हैं इस वक्त, तो ये पॉसिबल है। फिर ऐसा डिसाइड किया कि खाली हफ्ते में करने का, एक ही हफ्ते में होना चाहिए। फिर हमने वो बराबर सारे प्रिंसिपल ने इतना कोऑपरेट किया, बच्चों से, पेरेंट्स से, सबसे कांटेक्ट करके। शर्त ये थी कि कोई भी सूरत में पैसे को हाथ नहीं लगाने का, लेना है तो चेक ही लेने का है। और उसके बाद में कमेटी बना दिया, बाइज्जत उसको रजिस्टर कर लिया, मैं उसका प्रेसिडेंट बन गया। और उसके बाद में हमने पैसे कलेक्ट किया। हफ्ते में बराबर 3 करोड़ रुपए जमा हो गए महाराष्ट्र बैंक में। फिर महाराष्ट्र बैंक के लोगों को हमने बुलाया कि उनको बताया भाई देखो,
ये 3 करोड़ में से जो भी फिक्स डिपॉजिट में से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसमें हर बच्ची को 50 रुपये महीने का दिया नहीं जा सकता। हमको इसकी मालूमात है, आप क्या मदद करोगे? तो उन्होंने बताया कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इसमें कुछ भी पैसे कम गिरते हैं तो हम हमारे CSR में से हम एडजस्ट करेंगे, डोंट वरी, आप अच्छा काम कर रहे हो। तो हमने वो 3 करोड़ वहाँ पे जमा किया, लड़कियों को एनरोल किया, उनके पेरेंट्स के नाम पर हर महीने को 50 रुपये भेजने का जो वादा किया था वो पूरा किया, और इस तरीके से वो बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाए। 6-7 तक वो लड़कियाँ पढ़ी। मैं जब तक के वहाँ पे था उस वक्त वो चलते रहा। बाद में मैं मंत्रालय में जब गया तो भी मेरा ख्याल उस स्कीम पर था, मैं उसके बारे में पूछता था, वो कंटिन्यू रहा। लेकिन उसके बाद में फिर वो स्कीम ड्रॉप हो गई और अभी वो कंटिन्यू नहीं है। मुझे लगता है कि वो 3 करोड़ जो जमा थे फिक्स डिपॉजिट में, उसके हो सकता है कि 30 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे वहाँ पे जमा हो चुके हैं। यस। तो दोस्तों, ये था वो लड़कियों को मेन स्ट्रीम करने का किस्सा जो अभ्यंकर साहब ने अपनी ज़बानी बताई। ये कई बार पूछने के बाद भी साहब कभी बताते नहीं थे, लेकिन हमने इनसे ये बात पूछ ली थी एक बार। सर, अब थोड़े से हम तीखे सवाल भी पूछ लेते हैं। यस। तीखे सवाल इस तरीके की कि आज जो आपके खिलाफ एक बात फैलाई जाती है, बहुत सारे व्हाट्सएप पर सर्कुलेट की जा रही है। वैसे व्हाट्सएप पर हमारा भरोसा कम है, लेकिन फिर भी सर्कुलेट की जाती है कि जब अभ्यंकर साहब के ही कार्यकाल में, जब आप डिप्टी सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र शासन के, उस वक्त में आपने ही वो GR निकाला था कि जिसमें शिक्षण सेवक की योजना आई और फिर कई सारे शिक्षकों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो 3-3 हज़ार में उनको 3-3 साल की मजदूरी के तौर पर करना पड़ा। ये जो आपके ऊपर लोग लांछन लगाते हैं, तो इसकी क्या रियलिटी है? देखिए, ये बात तो कुछ उनके पास मुद्दा नहीं है, इसके लिए मुद्दा उठाया जा रहा है। कोई भी डिसीजन जो होता है वो मंत्रिमंडल डिसीजन लेते हैं। ये इतना बड़ा डिसीजन था कि 1999 में 5वां वेतन आयोग होने शुरू करने की वजह से गवर्नमेंट की ट्रेजरी इतनी खाली हो गई थी कि उसमें पैसा नहीं था और टोटल बैन आ गया था। नए रिक्रूटमेंट पर टोटली बैन था, टीचर भी उसके लिए अपवाद नहीं था। इसके वजह से गवर्नमेंट में इसके बारे में चर्चा हो गई, और चर्चा होने के बाद में फिर डायरेक्टर को बताया गया कि आप इसका एक हमारे पास प्रपोज़ल भेज दो। आपको क्या लगता है कि इस प्रॉब्लम को स्कूल में एक आध दूसरा टीचर तो ज़रूर मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा जो स्टैंडर्ड है, हम पहले नंबर पर पूरे देश में आज जो है हमारा स्टैंडर्ड पीछे आ जाएगा यदि टीचर ही स्कूल में नहीं रहेंगे तो। क्योंकि उसी वक्त कम से कम 13,000 से ऊपर वैकेंसीज़ महाराष्ट्र में थी और वो भरने के लिए गवर्नमेंट के प्रयास थे। इसके लिए फिर प्रस्ताव डायरेक्टर के पास आ गया, डायरेक्टर ने प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास भेजा। अभी प्रस्ताव डायरेक्टर के पास से आने के बाद में उसको कौन कौन देखता है? पहला वो जाता है हमारे असिस्टेंट के हाथ में, वो असिस्टेंट उस पर कुछ तो भी लिखता है। उसके बाद में वो जाता है डेस्क ऑफिसर के पास, वो डेस्क ऑफिसर भी उसके बारे में कुछ तो भी लिखता है कि डायरेक्टर ने ये जो लिखा है ये बराबर है, बराबर नहीं है, क्यों बराबर नहीं है, इसके बारे में वो भी लिखता है। उसके बाद में डिप्टी सेक्रेटरी का रोल आता है कि जहाँ पे मैं था, मैंने एक पन्ना भर उसमें लिखा कि ऐसे तरीके की स्कीम नहीं रहना चाहिए, अपन ऐसा टीचर्स को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नियुक्त करना ये बात गलत है। अपन ये बात को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं और हमारे पास जितना भी डेवलपमेंट का फंड है बाकी के रिक्रूटमेंट नहीं करते हुए खाली टीचर के लिए कम से कम पोस्ट जो है वो आप अपन ने भरना चाहिए। रिक्वायरमेंट अपन निकाली जा सकती है, 13,000 में से कुछ पोस्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं भरे तो भी चलेगा। एक समझो 10,000 भरने का है, लेकिन जो भी भरना है वो फुल स्केल पर ही भरना चाहिए, ऐसी मेरी उसमें टिप्पणी थी। उसके बाद में वो सेक्रेटरी के पास जाती है, सेक्रेटरी के बाद में वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाती है, वो देखते हैं, उन्होंने क्लियर करने के बाद में फिर वो मिनिस्टर के पास आती है। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट तो वो बात मानने वाले थे ही नहीं, उन्होंने अलग लिखा, सेक्रेटरी ने अलग लिखा, मंत्री ने वो बात एक्सेप्ट कर लिया उनकी, और उसके बाद में फिर फाइनेंस मिनिस्टर देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के बाद में लॉ एंड जुडिशरी के वो सेक्रेटरी देखते हैं, मिनिस्टर देखते हैं, उसके बाद में GAD के मिनिस्टर देखते हैं, GAD की डिपार्टमेंट देखता है, और बाद में डिप्टी CM, ये सब लोगों के सिग्नेचर होने के बाद में फिर मंत्रिमंडल के सामने वो सबमिट होता है। मंत्रिमंडल के सामने रखने के बाद में फिर मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद में GR निकाला जाता है। वो GR पर
खाली डिप्टी सेक्रेटरी नहीं, उस पर सिग्नेचर डेस्क ऑफिसर भी कर सकता है, उस पर डिप्टी सेक्रेटरी भी सिग्नेचर कर सकता है, कई बार सेक्रेटरी खुद भी सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर करने वाला अथॉरिटी वो जीआर को ओन नहीं करता, वो उसका नहीं रहता, वो कैबिनेट का होता है, वो चीफ मिनिस्टर का होता है, वो मिनिस्टर का निर्णय होता है। और खाली सिग्नेचर वो नहीं करते, गवर्नमेंट के तरफ से वो जो कुछ जीआर मंजूर हो गया वो निकालने का अधिकार डेस्क ऑफिसर को, डिप्टी सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी को रहता है। उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने उस पर साइन किए, ये मेरा डिसीजन हो नहीं सकता। ऐसा यदि समझो है तो जो 31 अक्टूबर 2005 को टीचर का पूरा लाइफ उद्ध्वस्त करने वाला जो ओल्ड पेंशन स्कीम के बजाय न्यू पेंशन स्कीम जो आई है, उसमें मिसेस शेख का नाम है डिप्टी सेक्रेटरी। कोई भी नहीं जानता मिसेस शेख कौन है डिप्टी सेक्रेटरी। यानी ऐसा कभी नहीं होते रहता कि किसकी सिग्नेचर है, ये मैटर नहीं करता। कोई डिप्टी सेक्रेटरी नहीं, डेस्क ऑफिसर भी उस पर साइन कर सकता है। तो ये तो अपने पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी। उनको भी मालूम है कि अपन जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को मिसगाइड करने के लिए एक कुछ भी अपने पास बहाना चाहिए, इसके लिए ये वो बात करते हैं जिसमें मतलब कुछ भी नहीं। तो ये जो दर्शक हमारे टीचर्स हैं और जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये तीखा सवाल जानबूझ के किया अभ्यंकर साहब से, ताकि पता चले कि इसकी रियलिटी क्या है। क्योंकि ये व्हाट्सअप मेरे पास भी आया था, तो मैंने वो व्हाट्सअप का वो सवाल मैंने सामने रखा, क्योंकि हम बेबाक सवाल पूछते रहेंगे जब तक हम ये मंच चलाएंगे, यूट्यूब मंच पर हम बेबाक सवाल पूछते रहेंगे। आइए अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते। सर, एक आखिरी सवाल कि अब जब आप टीचर्स एमएलसी का इलेक्शन फाइट कर रहे हैं मुंबई का, तो आप किन मुद्दों को सामने रख करके लड़ना चाहते हैं, और जो एडेड अनएडेड और जो प्राइवेट स्कूल्स के भी मसले चलते हैं, इस पर आप अपनी थोड़ी सी आखिरी टिप्पणी दीजिए। मैं इसके लिए इसको कंसेंट दिया हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पिछले 16-17 साल से मैं टीचर के प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर वक्त गवर्नमेंट का कोई भी गलत सलत यदि जीआर निकलता है तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस करके गवर्नमेंट को मैं जवाब पूछते रहता हूँ। हर बार ये ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि मैं बाहर की व्यक्ति हूँ, हमारी बात नहीं सुनी जा सकती। अभी मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन था, तब भी मैं गवर्नमेंट को लिखता था टीचर के बारे में, तो भी गवर्नमेंट को लगता था कि ये व्यक्ति बाहर की है, इसकी बात सुने नहीं सुने, इस तरीके से हमने कितना भी लिखा तो उसका कॉग्निजेंस गवर्नमेंट की तरफ से लिया नहीं जाता था। इसी के लिए मुझे लग रहा है कि जब तक कि हम काउंसिल में नहीं जाते, टीचर की आवाज़ वहाँ पे बन के सामने गवर्नमेंट के सामने पूरे तथ्य जब तक कि हम नहीं रखते हैं ना, तब तक कि ये बात जो गलत हो रही है डिपार्टमेंट में, ये हम दुरुस्त नहीं कर सकते। वो परिवर्तन के लिए मैं यहाँ पे उतर गया, और मुझे लगता है कि अभी टीचर का जिस तरीके से मैं बात करने लगा हूँ टीचर से, तो उनको भी बातें जच गई हैं कि यस, अभी तक जो हुआ वो हुआ। अभी जितने भी ये 10-15 साल में जितने भी गवर्नमेंट ने गलत सलत किया, वो फिर संच मान्यता का हो, टीचर को समावेशन करने का हो, माइनॉरिटी पर जो जिस तरीके से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, ये सब बातों के लिए उसका जवाब एक ही है। यदि जिसको इसका स्टडी है, जो लॉ जानते हैं, जो पूरे जीआर का बैकग्राउंड जानते हैं, जिसको पूरी हिस्ट्री मालूम है एजुकेशन की, ऐसी व्यक्ति जब तक के वहाँ पे नहीं जाती और गवर्नमेंट के सामने पूरे तथ्यों के साथ में ये बात नहीं रखी जाती, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इसी के लिए मैं इसमें आ गया। तो अभ्यंकर साहब, आपको हमारे तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी, और हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आप हमारे मंच पर आए, अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखा और हमारे तीखे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे सितारे श्री ज.मो. अभ्यंकर साहब उर्फ J.M. अभ्यंकर, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी आपके सामने, हमारे ख्याल और हमारी बातों को सुना, हमारे सवालों के जवाब भी दिए और तीखे सवालों का बड़े मुस्कुराते हुए जवाब भी दिया। तो इसी तरीके से हम और भी शख्सियतों को आपसे आप भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए हमारे इस एपिसोड के बारे में। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो हम मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और सितारे के साथ। सज्जाद के सितारे।